सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो चालाकी के जालों से बुनी गई है, लेकिन अंत में सच्चाई की रोशनी से जगमगा उठती है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव, जहां हर शाम चौराहे पर लोग इकट्ठा होकर गपशप करते हैं। वहां एक दिन मोहनलाल ने सबको बुलाया था। हाँ, वही मोहनलाल जो अपनी बेटी कोमल के लिए एक ऐसा दामाद तलाश रहा था जो ना सिर्फ अमीर हो बल्कि गांव की आंखों का तारा बने। चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। मोहनलाल ने गला साफ किया और जोर से पुकारा, सुनो सुनो, अरे सारे गांव वालों सुनो। सबकी नजरें उसकी ओर लग गईं। वो बोला, मैं अपनी पुत्री कोमल का विवाह उसी से करवाऊंगा जिस गांव वाले के पास पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं की जमा पूंजी होगी। ध्यान से सुन लो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं की जमा पूंजी। लेकिन तभी वो रुक गया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। नहीं नहीं, मुझे एक ढेला भी नहीं चाहिए, बस मैं अमीर दामाद चाहता हूं। भीड़ में हलचल मच गई। एक बूढ़ा किसान ने सिर खुजाया और कहा, अरे भैया, बेटी की शादी में दहेज दिया जाता है, ये तो गलत बात है। मोहनलाल ने गर्व से सीना तान लिया। ऐसा है कि मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, सारा घर का कामकाज करती है और इतनी सुंदर भी है। मैंने अपनी पुत्री को पैसों की तंगी में पाला है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पुत्री भी ऐसे गरीबी में जीवन बिताए। तो बस अमीर दामाद चाहता हूं, तो क्या गलत चाहता हूं बताओ। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक युवक ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ भाई, सही बात है, वैसे तुमने सही कहा है। ठीक है, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कल शाम तक अगर कोई भी गांव वाले के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं की जमा पूंजी नहीं है तो मैं दूसरे गांव जाऊंगा और वहां अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर ढूंढ लूंगा। कल शाम तक, जयराम जी की। एक तरफ जहां पूरा गांव चौराहे पर मोहनलाल की बातें सुनकर सिर खुजाने लगा, वहीं दूसरी तरफ चतुरलाल नाम का एक शातिर युवक अपने घर में रजाई ओढ़े चैन की बंसी बजा रहा था। अरे हाँ, चतुरलाल नाम ही उसके स्वभाव का आईना था। गांव वालों को चकमा देने में उसका कोई मुकाबला न था। दिखने में बिल्कुल सीधा साधा, पर दिमाग से इतना तेज कि लोग भनक भी ना पाते और वो अपना उल्लू सीधा कर लेता। जानकारी के लिए बता दूं, चतुरलाल की जेब में इस वक्त सिर्फ 15 स्वर्ण मुद्राएं थे। जी हां, मात्र 15 स्वर्ण मुद्राएं। और दूसरी तरफ मोहनलाल ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त रख दी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोहनलाल की ये शर्त सिर्फ कल शाम तक के लिए वैध थी। उसके बाद वो अपनी पुत्री की शादी दूसरे गांव में कर देगा। क्या चतुरलाल अपने 15 स्वर्ण मुद्राओं को 1000 स्वर्ण मुद्राएं बना पाएगा, वो भी एक दिन के अंदर? आइए इसकी परतें खोलते हैं। चतुरलाल के घर के सामने गांव के 3 मेहनती लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे। पहला बोला, मेरे पास तो 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा हैं। दूसरा हंस पड़ा, मेरी तो थोड़ी ज्यादा बचत है, 300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तीसरा ने गहरी सांस ली, और मेरे पास है 900 स्वर्ण मुद्राएं। पर क्या फायदा, अरे मोहन काका को तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। फिर पहला बोला, अरे ये भी तो सोचो, कोमल जैसी सुंदर लड़की तो आसपास के किसी गांव में भी नहीं मिलेगी। दूसरा सहमत हुआ, हाँ यार, सबकी मदद करती है और उसका खाना, अरे क्या बात है, उसके हाथों का खाना तो कौन नहीं चाहेगा उसे अपनी पत्नी बनाना। ये सारी बातें चतुरलाल अपने कमरे में सुन रहा था। उसका शातिर दिमाग अब घूमने लगा। ये गांव के लड़के तो कितने मेहनती हैं, इनके पास तो इतने पैसे हैं और मेरे पास तो सिर्फ 15 स्वर्ण मुद्राएं। गांव के लड़कों ने इतनी मेहनत करके पैसा जमा किया है, मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। किसी भी तरह कल तक 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करना होगा, तभी तो कोमल से मैं शादी कर पाऊंगा। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, मेरे कपटी दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आ रहा है। अब तो मेरे लिए एक ही रास्ता है जिससे मैं एक रात में 15 से 1000 स्वर्ण मुद्राएं बना सकता हूं, और वो है लॉटरी। हंसते हुए चतुरलाल लॉटरी का टिकट खरीदने निकल पड़ा। क्या चतुरलाल की ये चाल कामयाब होगी? क्या लॉटरी से मिलेंगे 1000 स्वर्ण मुद्राएं? आइए देखते हैं। चतुरलाल लॉटरी की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से मुस्कुराते हुए कहा, भैया, एक लॉटरी का टिकट दे दो, 1000 वाली लॉटरी का देना। दुकानदार ने भौएं चढ़ाईं और बोला, पैसे तो लाए हो ना? चतुरलाल ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे हाँ, लाया हूं। वैसे भैया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम वाला टिकट कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, पूरे 20 का। चतुरलाल ने चालाकी से कहा, भैया, अभी तो मैं सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं ही लाया हूं, तो अभी तुम इसे रख लो और बाकी के 10 शाम को दे दूंगा। लेकिन दुकानदार सख्त था। वो गुस्से से बोला, देखो भाई, ऐसा है, ये जो ठगी है ना, ये भोले भाले गांव वालों के साथ करना। मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है कि तुम कितने बड़े ठग हो। 20 दोगे तो टिकट मिलेगा, नहीं तो रफू चक्कर हो जाओ यहां से। चतुरलाल हंस पड़ा। हाँ ठीक है,
तो ये बताओ कि 10 का कौन सा टिकट मिलेगा, वही दे दो। दुकानदार ने एक टिकट निकाला। ये देखो, 10 में 500 स्वर्ण मुद्राएं वाला टिकट मिलेगा, लेना हो तो लो, नहीं आगे चलो। चतुरलाल ने 10 का टिकट खरीद लिया और बचे हुए 5 सिक्के जेब में रख लिए और घर आकर सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होगा। लॉटरी जीतने के बाद भी मेरे पास तो सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं ही आएंगे। अब कैसे मैं कोमल से शादी कर पाऊंगा। देखते देखते दूसरी सुबह हो गई। जैसे ही चतुरलाल ने नतीजा देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। उसने अपनी किस्मत और भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन अचानक चतुरलाल की खुशी चिंता में बदल गई। लेकिन अभी तो मैं कोमल से शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे, मेरे पास अभी भी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम है और ये पैसे लेने के लिए मुझे शहर जाना होगा। वहां कौन जाने क्या झंझट होंगी। दफ्तर के चक्कर, फॉर्म भरो, लाइन में खड़े हो, पता नहीं पैसे कब तक मिलेंगे। क्या करूं, कैसे जुटाऊं बाकी के पैसे। काश मैंने इन लड़कों की तरह मेहनत करके पैसे जमा किए होते तो आज कुछ तो होता। चतुरलाल अब एक नई चिंता में पड़ गया। क्या वो बाकी के पैसे जुटा पाएगा? अरे, कुछ तो दिमाग लगाना होगा चतुरलाल, कुछ सोचना। कहाँ गया तेरा चालाक वाला दिमाग? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वाह वाह वाह, क्या दिमाग है मेरा। हाँ, अब देखो मेरा खेल। इन 3 लड़कों की मदद से मैं कैसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं खड़ा करता हूं। चतुरलाल अपनी झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, जैसे उसने कोई बड़ी चाल चलने की ठान ली हो। वो फोटोकॉपी की दुकान की तरफ बढ़ा। दुकान पर पहुंचकर बिना कोई बात किए वो 5 रुपए से अपनी लॉटरी टिकट की 3 कॉपियां निकलवा लेता है। वापस घर पहुंचकर वो अपने कमरे में आता है। चतुरलाल एक नकली लॉटरी टिकट लेकर राजू के घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाई। राजू ने दरवाजा खोला तो सामने चतुरलाल खड़ा था। राजू चतुरलाल को घर के अंदर ले गया और उसके आने का कारण पूछा। चतुरलाल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ बताया कि उसकी 500 स्वर्ण मुद्राओं की लॉटरी लगी है। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने ईर्ष्या से पूछा, अच्छा, तो मेरे पास क्यों आए हो फिर? जाओ शहर जाकर लॉटरी के पैसे ले आओ, यहाँ क्या कर रहे हो? चतुरलाल ने सिर हिलाया। अरे भाई, तुम तो जानते हो मुझे इतनी भागदौड़ पसंद नहीं, और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मुझे 400 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और ये लॉटरी का टिकट रख लो। शहर जाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आना। इस तरह तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी और मुझे शहर जाने का झंझट नहीं रहेगा। राजू ने लॉटरी का टिकट लेते हुए नंबर मिलाया। सच में उस टिकट पर 500 स्वर्ण मुद्राएं का इनाम था। उसके मन में शैतानी विचार दौड़े। ये तो अच्छा मौका मिला इस चतुरलाल को ठीक करने का। हमेशा हमें ठगता है, आज मैं इसे ठगूंगा। शहर से पैसे लाते ही मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। मैं सीधा कोमल से शादी कर लूंगा, पूरा गांव देखता रह जाएगा। राजू ने 400 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चतुरलाल को दिए और खुश होकर बोला, अब तुम घर जाकर आराम भरमाओ, मैं शहर जाकर पैसे लेकर आता हूं। चतुरलाल पैसे जेब में रखते हुए मुस्कुराया। ठीक है भैया, राम राम, मैं चलता हूं। राजू बड़े उत्साह से शहर की ओर निकल पड़ा और चतुरलाल वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अब श्यामू और छोटू के साथ भी ऐसा ही करूंगा। इसी तरह वो बाकी 2 लोगों के पास जाता है, एक एक नकली टिकट देकर उनसे भी 400 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है। घर में बैठकर वो उन सभी पैसों को इकट्ठा करके एक थैली में भर लेता है। फिर वो उस थैली को लेकर मोहनलाल के घर पहुंच जाता है। चतुरलाल मोहनलाल के घर पहुंचकर गर्व से रुपए की थैली उसके सामने रखते हुए बोला, आपने तो सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बात की थी, लेकिन मैं पूरे 1200 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूं। अब जहां तक मुझे पता है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो ये रकम लेकर आपके सामने आ गया हूं। मोहनलाल ने सोचते हुए कहा, तुम तो पूरे दिन आलसी जैसे सोए रहते हो, कोई काम नहीं करते। ये बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? मोहनलाल शक से चतुरलाल को घूरता है। कहीं तुमने उधार या चोरी करके पैसे इकट्ठा तो नहीं किए हैं ना? बोलो। चतुरलाल ने सफाई दी, अरे नहीं काका, आप तो जानते ही हैं कि इतने पैसे मुझे कोई भी उधार नहीं देगा। और रही चोरी की बात की, तो इतने पैसे गांव में किसी के पास ही नहीं जो मैं कहीं से चुरा कर लाऊंगा। फिर चतुरलाल थोड़ी देर सोचकर कहता है, बात यह है कि मैं राज्य का गुप्तचर हूं और मैं खुफिया तरीके से राजा के लिए काम करता हूं। मैं रातों में काम करता हूं और दिन में सोता हूं। इसीलिए आप सभी को लगता है कि मैं बेकार आदमी हूं, पर मैं हूं नहीं। हाँ, अब आप मेरे ससुर जी बनने वाले हैं तो इसीलिए मुझे ये बात आपको बतानी पड़ी, वरना गांव में किसी को नहीं बताना। मोहनलाल इस कहानी में पूरी तरह फंस जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमको कितना गलत समझता था ना, आलसी, बेवकूफ, ये सब समझता था। अरे तुम तो बहुत महान इंसान हो बेटा। मेरी बेटी का विवाह तो अब तुमसे ही होगा। हाँ, रिश्ता पक्का समझो।
चतुरलाल की बेईमानी का खेल जारी था। 3 भोले भाले लोगों को ठग कर और मोहनलाल को झूठी कहानी सुनाकर उसने शादी तो कर ली, पर वो कहते हैं ना, बुराई की नींव पर खुशियों का महल कभी न कभी ढह जाता है। धोखे से कमाए पैसों से चतुरलाल ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके मन में एक डर था। वो जानता था कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब तीनों ठगे गए लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा। मोहनलाल अपनी बेटी की विदाई के समय भावुक होकर चतुरलाल से बोला, दामाद जी, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब यह आपकी अमानत है, इसे हमेशा खुश रखिएगा। मैं तीर्थ के लिए निकल रहा हूं। मोहनलाल तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। चतुरलाल कोमल को लेकर अपने घर आ जाता है। इधर चतुरलाल के मन में अपने किए धोखे का बोझ और कोमल की जिम्मेदारी दोनों एक साथ दबाव डाल रहे थे। कोमल को देखकर चतुरलाल की चिंता और बढ़ गई। चतुरलाल ने सोचा, हाँ, राजू, श्यामू और छोटू, वह तीनों आते होंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने धोखे से शादी कर ली है, तब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारी बातें सोचकर वो अपनी पत्नी से बोला, कोमल, मैंने सोचा है कि हम दूसरे गांव चले जाएं और वहां नई शुरुआत करेंगे। क्या कहती हो? कोमल ने आंखें फैलाते हुए कहा, अरे लेकिन यहां तो सब ठीक है, अभी अभी तो आए हैं। चतुरलाल ने गंभीर स्वर में कहा, अरे नहीं कोमल, देखो, किसी भी निर्णय का संबंध भविष्य में लिखी हुई नियति से होता है। हमारी नियति ये है कि हमें इस गांव से चलना चाहिए। कोमल ने सहमति से सिर हिलाया। चतुरलाल बड़ी चालाकी से कोमल को लेकर जंगल के रास्ते से दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। गांव का रास्ता छोड़कर जंगल का रास्ता इसलिए चुना ताकि वो तीनों उसे न मिल जाएं। जंगल में उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी दिखाई दी। वो पेड़ की डाल पर बैठा मधुर गीत गा रहा था। कोमल उसे देखकर बहुत खुश हुई। चतुरलाल ने प्रेम जताते हुए कहा, मैं अभी इसे पकड़कर तुम्हारे लिए लाता हूं। चतुरलाल ने सोचा कि ये अच्छा मौका है कोमल के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने का। उसने एक छोटा जाल अपनी जेब से निकालकर पक्षी की तरफ फेंका। पक्षी एक पल में जाल में फंस गया। कोमल ने तारीफ करते हुए कहा, आप तो बहुत होशियार है। चतुरलाल को नहीं पता था कि उसकी चालाकी उस पक्षी के साथ क्या रंग लाएगी। कोमल पक्षी को देखकर बहुत खुश थी। उसने पेड़ से उतारकर लाने की जिद करने लगी। पक्षी बहुत ऊपर जाल में फंसा हुआ था। चतुरलाल ने पेड़ की ऊंचाई देखी और सोचने लगा, अरे बाप रे, ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। अगर मैं पक्षी को लाते वक्त गिर गया तो मेरी तो यहीं मौत हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। कोमल ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? चतुरलाल की चालाकी अब उसे ही परेशान कर रही थी। उसने जो जाल फेंका था वो अब उसके लिए ही मुसीबत बन गया था। उसने चालाकी से कहा, देखो प्रिया, इस पक्षी की नियति यही है कि ये अभी ऐसे ही जाल में अटके रहे। कोमल ने उदास होकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया। चतुरलाल प्रेम से बोला, सब समझ में आ जाएगा प्रिया। अरे बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी वस्तु जिस भी जगह पड़ी है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। तभी कोमल को एक पगड़ी दिखाई दी। उसने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या इस घने जंगल में जो यहाँ ये पगड़ी गिरी हुई है, इसका भी कोई विशेष कारण होगा? चतुरलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, और मुझे अच्छी तरह ज्ञात भी है। कोमल ने जोर देकर पूछा, तो बताइए ना क्या कारण है? चतुरलाल ने कोमल की बात को टालते हुए कहा, मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बता सकता, समय आने पर अवश्य बताऊंगा प्रिया। चतुरलाल की बात सुनकर वो मान गई, लेकिन उसने कहा कि उसे बड़ी जोर से भूख लगी है। चतुरलाल को तभी अंगूर का वृक्ष दिखाई दिया। वो तुरंत गया और कुछ अंगूर तोड़कर आया। कोमल ने जैसे ही अंगूर खाए वो बेहोश हो गई। चतुरलाल ने सोचा, अरे लगता है इन अंगूरों में बेहोश होने की ताकत है। चतुरलाल की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, चलो इन अंगूरों को अपने साथ रख लेता हूं, काम आएंगे। चतुरलाल ने बचे हुए अंगूर अपनी जेब में रख लिए। फिर उसने कोमल के मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारे। पानी के छींटों से कोमल तुरंत उठ गई। चतुरलाल के दिमाग में कोई योजना बन रही थी। इन बेहोश कर देने वाले अंगूरों का इस्तेमाल वो किसी खास मौके के लिए करना चाहता था। वो दोनों आगे की ओर निकल पड़े। जंगल में चलते चलते दोनों थक गए थे। अब शाम ही होने लगी थी और जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थीं। तभी कोमल बोली, स्वामी, मुझे भी डर लग रहा है। हम बहुत दूर आ गए हैं। अब किसी पास के गांव में रात काट लेते हैं, फिर कल सोचेंगे आगे क्या करना है। कोमल थकी हुई थी पर चलती जा रही थी। दोनों जंगल से निकलकर पास के गांव की ओर चल पड़े। वे दोनों एक गांव में पहुंचकर एक घर के सामने खड़े थे। चतुरलाल ने आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? क्या हमें एक रात के लिए रुकने की जगह मिल जाएगी? तभी एक आदमी बाहर आया, नहीं, हमारे गांव का उसूल है, हम यहां किसी को भी मुखिया की इजाजत के बिना रुकने नहीं देते, समझे? गांव वाले की बात सुनकर चतुरलाल ने उससे मुखिया के घर का पता पूछा, लेकिन गांव वाले ने मना करते हुए कहा,
बेहतर यही होगा कि आप वहां न जाएं। इस वक्त मुखिया बहुत गुस्सा है और परेशान है। वो अपना सारा गुस्सा आप पर ही निकाल देगा। तभी कोमल बोल पड़ी, ओ काका, मेरे स्वामी से जरा ठीक से बात कीजिए। वो बड़े दूरदर्शी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नियति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके मुखिया की मुसीबत को 2 मिनट में हल कर सकते हैं, ऐसी मेरी पत्नी बताती है। जरा एक बार सुनिए तो सही। मुखिया ने चतुरलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी कोमल फिर से बोल पड़ी, मेरे स्वामी आपकी समस्या का हल कर देंगे। वो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, नियति, भविष्य, इन सब की बहुत बातें करते हैं। मुखिया ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुम मेरी समस्या नहीं सुलझा पाए तो तुम्हें इस गांव के चौराहे पर फांसी दे दूंगा। जैसे मेरी अनुमति के बिना इस गांव में कोई ठहर नहीं सकता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति यहां से बाहर नहीं जा सकता। समझ गए ना? चतुरलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चतुराई उसे ही भारी पड़ गई। वो पूरी तरह फंस गया था। कोमल भी पछता रही थी कि उसने अपने स्वामी की इतनी बड़ाई क्यों कर दी। चतुरलाल डरकर सोच रहा था, हे भगवान, अब क्या होगा? भगवान ऐसी पत्नी किसी को न दे जो अपने ही पति का काम तमाम करने में कोई कसर न छोड़े। मुखिया ने समस्या बताई, तो ध्यान से सुनो। मेरी समस्या ये है कि आज सुबह मेरे से गलती से मेरे पालतू पक्षी के पिंजरे का द्वार खुला रह गया और वो उड़कर कहीं चला गया। बड़ा सुंदर था मेरा पक्षी, खूबसूरत नीले रंग का, और उसके पंखों में स्वर्ण जैसी धारियां थी। अचानक चतुरलाल के दिमाग में एक विचार कौंधा, ओहो, ये जिस पक्षी की बात कर रहे हैं वो तो वही पक्षी है जिसको मैंने जाल में कैद किया है। चतुरलाल ने नाटकीय अंदाज में आंखें बंद की और ध्यान लगाने का अभिनय किया। मुखिया साहब, आपका पक्षी जंगल के पूर्व दिशा में एक लंबे ताड़ वृक्ष के ऊपर एक जाल में फंसा हुआ है। दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। कोमल के चेहरे पर थोड़ी राहत की मुस्कान आई। मुखिया की आंखें फैल गईं। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, और अगर गलत हुई तो हम तुम्हारा गला ही काट देंगे। समझ गए? हमें झूठ बर्दाश्त नहीं है। मुखिया ने तुरंत अपने आदमियों को जंगल की पूर्व दिशा में भेजा और वहां सचमुच पक्षी जाल में फंसा मिला। मुखिया साहब, आपका पक्षी मिल गया। हाँ, वो बिल्कुल वहीं था जहां इस भविष्यवक्ता ने बताया था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कोमल के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। चतुरलाल ने राहत की सांस ली। उसकी चतुराई काम आ गई थी। मुखिया की मुद्रा पूरी तरह बदल गई। अब उसके चेहरे पर विनम्रता और प्रसन्नता थी। कोमल खुशी से फूली न समा रही थी। मुखिया ने कहा, अरे वाह चतुरलाल, मुझे माफ कीजिएगा जो मैंने आपकी काबिलियत पर शक किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल गए थे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप चाहें तो कहीं और नहीं, हमारे यहां रुक सकते हैं। आपने जो ये मेरा पक्षी ढूंढ दिया है ना, उसके लिए मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। चतुरलाल ने पक्षी की आंखों में देखा। पक्षी की आंखों में आंसू थे। जाल से छूटकर भी वापस आ जाने की मजबूरी में उसका दर्द साफ छलक रहा था। चतुरलाल के दिल में पहली बार किसी के लिए इतनी गहरी पीड़ा महसूस हुई। ये बेचारा खुले आसमान में उड़ना चाहता है। आजादी तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मजबूरी में इस बेचारे को पिंजरे में कैद होना पड़ा। चतुरलाल से अब रहा नहीं गया। उसकी आंखें भी नम हो गई। जिस चतुराई पर उसे गर्व था, वही आज उसके दिल को कचोट रही थी। उसने कहा, मुखिया जी, क्या ऐसे किसी पक्षी को कैद रखना अच्छी बात है? अगर किसी चीज को हमें अपने पास जबरदस्ती रखना होता है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज हमारी है ही नहीं। असल में वो चीज तो हमारी तब होगी ना जब हम उसे छोड़ दें और वो हमारे पास अपनी मर्जी से अपने आप आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुखिया चतुर की बात सुनकर गंभीर हो गए। पक्षी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। चतुरलाल की इन सच्ची और निडर बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच प्रेम जबरदस्ती से नहीं, आजादी से पनपता है? सभी दरबारी मुखिया की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। मुखिया ने खुशी से कहा, पहली बार किसी ने मेरे सामने सच बोलने की हिम्मत की और मुझे अच्छा लगा कि तुमने सही बात बोली। अचानक पक्षी भी बोल पड़ा, मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, पर मैं एक पक्षी हूं। मेरा मन करता है कि मैं खुले आसमान में उड़ूं, क्योंकि यही तो मेरी फितरत है। मुखिया के चेहरे पर करुणा की लहर दौड़ गई। उसने पिंजरे के पास जाकर उसका दरवाजा खोल दिया। तुम्हें जब जाना हो तब जाना और जब आना हो तब आना। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पक्षी चतुरलाल के कंधे पर बैठ गया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चतुरलाल जी। आपने मुझे सिर्फ ढूंढा ही नहीं बल्कि मेरी आजादी का रास्ता भी खोल दिया। इतना कहकर वो खूबसूरत पक्षी खुशी खुशी खुले आसमान में उड़ गया। मुखिया ने चतुरलाल से कहा, अब आप अपने कक्ष में जाकर आराम करें। मैं भी अपने कक्ष में जाता हूं। तभी एक नौकर मुखिया से पूछा, मुखिया जी, आपने ये अंगूर मंगाए थे, अब खाएंगे नहीं क्या? मुखिया ने हंसकर कहा, मैं अभी नहीं खाऊंगा।
एक काम करो, तुम दोनों ही अंगूर खा लो। मैं अपने कक्ष में सोने जा रहा हूं और चतुरलाल जी को मेहमानों के कक्ष में ले जाओ। चतुरलाल और कोमल को नौकर एक कक्ष में ले गए। कोमल ने उपहार में मिले सोने के सिक्कों को बिस्तर पर बिखेर दिया। कोमल की आंखों में गर्व और प्रेम की चमक थी। वाह स्वामी, मुझे आप पर गर्व है। अब मुझे समझ आया कि आप सही कह रहे थे। उस पक्षी की नियति में यही लिखा था कि वो पकड़ा जाएगा, और अब देखिए, उसके पास उड़ने की आज़ादी भी है और साथ ही वो किसी भी वक्त मुखिया के घर आकर भोजन भी कर सकता है। आप सचमुच महान हैं। साथ ही आपने 100 स्वर्ण मुद्राएं भी कमा ली। चतुरलाल ने चालाकी से मन में कहा, अरे 100 स्वर्ण मुद्राओं में मेरा क्या होगा? मुझे तो मुखिया का सारा खजाना चाहिए, जिसका जाल मैंने बुन चुका हूं, और उसे कानों कान भनक भी नहीं चली। चतुरलाल ने चोरी छिपे मेज पर रखे अंगूरों में जंगल से तोड़े हुए बेहोशी वाले अंगूर मिला दिए थे। हाँ, अब तक तो मुखिया के पहलवान अंगूर खाकर बेहोश पड़े होंगे। तभी कोमल बोली, चलिए स्वामी, बहुत थकान हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। चतुरलाल इनकार करते हुए कहा, नहीं, अभी हम सोने नहीं जा सकते, हमें एक अति आवश्यक कार्य करना होगा। मुखिया की तिजोरी से सारा धन लेकर हमें जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ना होगा। कोमल ने आश्चर्य जताया, स्वामी, क्या आप मुखिया का धन चुराने के लिए कह रहे हो? चतुरलाल ने कहा, अरे चोरी नहीं, ये तो नियति की मांग है। अरे कोमल, मैंने भविष्य में कुछ ऐसा देखा है जिसके चलते हमें ये कार्य इसी वक्त करना होगा। हाँ, और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात का सबूत चाहिए ना, चलो तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें दोनों पहलवानों को दिखाता हूं जो कि मूर्छित मिलेंगे, और यही इस बात का सबूत है कि ये सबसे सही वक्त है। चलो। जब वो बाहर पहुंचे तो दोनों पहलवान वाकई बेहोश पड़े थे। कोमल की आंखों में विश्वास झलक रहा था कि चतुरलाल के पास सचमुच अद्भुत शक्तियां हैं। चतुरलाल ने जल्दी जल्दी सारा धन एक टोकरी में भर लिया और बोला, चलो कोमल, अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, कोमल से एक बड़ी भूल हो गई। उसके पल्लू से पानी का गिलास एक पहलवान के ऊपर गिर गया। पानी की ठंडी बूंदें पड़ते ही पहलवान की आंखें खुल गई। उसने देखा कि चतुरलाल अपनी पत्नी के साथ टोकरी में मुखिया का धन लेकर भाग रहा है। जंगल की गहरी छाया में चतुरलाल धन की टोकरी लिए कोमल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान जगह पर रुककर उसने टोकरी नीचे रख दी और कहा, कोमल, यही जगह ठीक रहेगी, अब हमें यहीं एक गहरा गड्ढा खोदना होगा। कोमल ने कन्फ्यूजन से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर ये सब चोरी नहीं है तो फिर ये क्या है? चतुरलाल ने कहा, थोड़ी देर और रुको, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चतुरलाल अभी गड्ढा खोदने की तैयारी ही कर रहा था कि झाड़ियों से दोनों पहलवान निकल आए। उनकी आंखों में क्रोध की लाली थी। पहला पहलवान बोला, रुक जा चतुर, तेरी चालाकी का खेल खत्म। मुखिया का धन चुराकर भागा जा रहा है, अब बचकर कहाँ जाएगा? चतुरलाल ने पहलवानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों पहलवानों ने चतुरलाल को पकड़ लिया। उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की सोचता है, उसका अंत भी धोखे से ही होता है। पहलवान बोला, अगर तू ये सारा धन लेकर फरार हो जाता तो मुखिया को यही लगता कि हमने ये चोरी की है और पूरे गांव के सामने हमें मृत्यु दंड मिलता। मुखिया से भी बड़ा गुनहगार तो तू हमारा है और हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे प्राण संकट में डालने की साजिश रची, अब देख हम तेरा क्या हश्र करते हैं। तुझे हम तब तक मारेंगे जब तक तेरे प्राण नहीं निकल जाते। भगवान से प्रार्थना करने लगी कोमल। चतुरलाल की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसकी सारी चतुराई, सारी चालाकी बेठार साबित हुई थी। क्या यही उसका अंत होगा, या एक बार फिर भाग्य उसका साथ देगा? तभी मुखिया वहां पहुंच गया और गुस्से से बोला, राजद्रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? आज तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता। इसी डंडे से मैं तुम्हारे प्राण लूंगा, दुष्ट कहीं के। चतुरलाल गिड़गिड़ाने लगा। तभी अचानक मुखिया ने पहलवानों को पीटना शुरू कर दिया जो चतुरलाल को मार रहे थे। चतुरलाल चौंक पड़ा और बोला, ये सब क्या कर रहे हैं मुखिया जी? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप बहुत दूरदर्शी है। आपने मुझे बचा लिया। मुझे समझ में आ गया कि आपने धन चुराया नहीं है, बल्कि उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आप यहां ले आए थे। जैसे ही आप धन लेकर फरार हुए, तभी मेरे ये दो पहलवान मेरे पास आए। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने इन दोनों को आपका पीछा करने के लिए भेज दिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। क्या है कि पीछे से 3 डाकू मेरे घर में घुस गए। उन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी, पर उन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि सारा धन तो लेकर आप आ गए थे। ये है असली माजरा। मुखिया की बात सुनकर भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, आज मेरी किस्मत ने वापस से साथ दे दिया। आज तो मैं बाल बाल बच गया। उसने राहत से कहा, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था मुखिया जी, इसीलिए मैंने ये काम गुप्त तरीके से किया। अगर आपको बता के करता कि मैं धन छुपा रहा हूं, धन लेकर जा रहा हूं, तो आप डाकुओं के सामने घबराहट में सच बोल देते ना कि धन तो जंगल में है। फिर आपका धन कैसे बचता?
मुखिया सहमत होकर बोला, हाँ, ये तो मैंने बात सोची ही नहीं। महाराज जी, आपकी सोच तो उच्च दर्जे की है। अब चलिए, घर चलिए, मैं क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, कभी कभी भाग्य साथ दे जाता है, पर इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी करनी का फल हमेशा मिलता है। गांव की हवेली के बाहर पहुंचते ही सब देखते हैं कि सैनिकों ने डाकुओं को पकड़ रखा था। चतुरलाल की आंखें फटी रह गई। सामने राजू, शामू और छोटू खड़े थे, वही जिन्हें उसने लॉटरी का झूठा टिकट दिखाकर ठगा था। राजू ने गुस्से से चिल्लाया, दुष्ट चतुरालाल, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहां ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अरे, इसने हमें नकली लॉटरी की टिकट दिखाकर हमारे सारे पैसे ठग लिए और हमारे बचे कुचे पैसे तो किसी लुटेरे ने चुरा लिए, जिसके बाद हम भी डाकू बन गए। मुखिया ने सक भरी आवाज में चतुरलाल से पूछा कि ये लोग जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? चतुरलाल ने सफाई देते हुए कहा, ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सब क्या कह रहे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब फालतू में झूठ बोल रहे हैं। चतुरलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी चतुराई का भंडा फूट चुका था। तभी एक सिपाही ने कहा, अब न्याय तो राजा जी ही करेंगे, समझ गए? चलो, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अब राज दरबार में चतुरलाल और डाकू बने तीनों साथियों को पेश किया गया। राजा ने कहा, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने मिलकर ही मेरा हीरे का हार चुराया है। एक बेशकीमती हार राजमहल से चोरी हो गया था। डाकुओं ने गिड़बिड़ाया, हमें माफ कीजिएगा, पर हमने हार नहीं चुराया। महाराज, आप चाहे तो अपने सैनिकों से पूछ सकते हैं। हम उस वक्त अपने महल से कई मील दूर डकैती कर रहे थे और आपके सैनिकों ने हम तीनों को देखा भी था। इससे ये साबित होता है कि हमने हार की चोरी नहीं की है। चतुरलाल ने कहा, महाराज, मेरे खिलाफ भी तो कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने इन डाकुओं को ठगा था, पर इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि हीरे के हार की चोरी मैंने की है। राजा ने महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आपने चोर को हार ले जाते हुए तो देखा था क्या? महामंत्री ने झूठ बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि कोई व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसने आपके कक्ष से हार चुराया है और खिड़की से कूद गया। ये नारायण गांव से पकड़ा गया था, जो कि हमारे महल के पीछे वाले इलाके में बसा हुआ है। चतुरलाल अब बुरी तरह फंस चुका था। महाराज, ये झूठे आरोप हैं, मैंने कोई हार नहीं चुराया। आप चाहें तो मेरे और मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है सैनिकों, जाओ तलाशी शुरू करो। एक डाकू ने कहा, अरे महाराज, कोई फायदा ही नहीं है, ये ठगी करने के बाद कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। आपको इसके पास से पैसे जरूर मिल जाएंगे, पर आपका हार कहीं नहीं मिलेगा। अब तक तो वो उस हार को पिघलाकर बेच चुका होगा ताकि कोई सबूत न मिले। राजा तलवार लेकर चतुरलाल के गले पर रख देते हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा दरबार में पधारने वाले हैं। ये सुनकर राजा ने खुद को काबू किया। वे दूसरे राज्य के राजा के सामने इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो इसे कारागृह ले जाओ। राजा से मिलने के बाद मैं अपने हाथ से इसे मृत्युदंड दूंगा। चतुरलाल को कैदखाने में डाल दिया गया। कैदखाने की सीली कोठरी में चतुरलाल अकेला था। पहरेदार उसे देखकर बोले, क्या भैया, बहुत ही ठगी कर लिए हो, अब बस कुछ ही देर में राजा तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। चतुरलाल घबराते हुए कहता है, अरे भाई, मैं निर्दोष हूं, इस बार मैंने सच में कुछ नहीं किया है, कोई मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? एक पहरेदार बोला, अरे बेवकूफ समझे हो क्या हमको, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। चतुरलाल को एहसास हुआ कि उसने अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई, अब मुझे इस मुसीबत से बचने के लिए एक और षड्यंत्र रचना होगा। हे प्रभु, बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस ठगी के मार्ग को त्याग दूंगा, अरे सीधा इंसान बन जाऊंगा। फिर उसने अपनी योजना आरंभ की। उसने सैनिकों से कहा कि वो कबूल करता है कि हार उसने ही चुराया है। सैनिक ने कहा, क्या सच में? अरे रुको रुको, हम अभी राजा को बुलाते हैं। बताओ वो हार कहाँ है, बताओ बताओ। चतुरलाल ने कहा, अरे भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं अगर अभी हार के बारे में बता भी दूंगा तो भी राजा मुझे मार डालेंगे। और दरअसल ये हार सिर्फ मैंने ही नहीं चुराया था, बल्कि मेरे साथ मेरा एक और साथी भी था। असल में चोरी का सारा दिमाग उसके पास ही है, मैं तो सिर्फ साथ देता था। तभी तो देखो ना, मैं यहां फंस गया। उसने स्थिति को भांप लिया था। वो बोला कि भाई, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, कुछ देर में लौट के आऊंगा। और वो गया कि गया, बस फिर तो आया ही नहीं। उसके बाद सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और पहरेदार चतुरलाल की बात ध्यान से सुन रहे थे। एक पहरेदार ने पूछा, ओ, तो अब कहाँ होगा वो? चतुरलाल ने कहा, देखो भाई,
मैंने उस हार और उसके साथ कई कीमती जवाहरात को जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे गाड़ दिया था। वो वहां से धन लेकर फरार हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? मृत्युदंड। हाँ, अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि वो धन उसे ना मिले, भले ही तुम लोग उस धन को रख लो। जाओ जाओ, तुम दोनों वहां जाओ और उस धन को निकाल लो। हाँ, मुझे तो वैसे भी क्या है, अब तो मृत्युदंड ही मिलेगा। अरे नहीं नहीं, हम दोनों नहीं जाएंगे, मैं जाता हूं, तुम इसका ध्यान रखो। अगर हम दोनों गए तो ये भाग सकता है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जाओ जाओ और जल्दी आना। पहला पहरेदार जंगल की ओर भागा। चतुरलाल ने मन ही मन सोचा, हाँ चलो, एक सैनिक तो गया, अब दूसरे का क्या करूं? चतुरलाल ने अपनी कमीज की जेब से कुछ बेहोश कर देने वाले अंगूर निकाले और हथेली पर रख लिए और पहरेदार से बात करने लगा। सच में भाई, हमारे राज्य के फल में वो बात नहीं जो तुम्हारे राज्य के फलों में है। हाँ, ये बात सही कही, हमारे राज्य के फलों की चर्चा आसपास के राज्यों में भी है। हाँ देखो, मौत तो आएगी ही, पर अभी तो भूख लग रही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चतुरलाल ने उन अंगूरों को खाने का नाटक किया। उसकी बातें सुनकर पहरेदार उदास होकर बोला, हाँ भाई, ये तुमने सही कहा, मैं आज तुम्हारे चक्कर में घर से बिना खाए ही निकल गया था। चतुरलाल तो इसी मौके की तलाश में था। उसके तुरंत कहा, तो फिर इनमें से कुछ अंगूर तुम भी खा लो। जैसे ही सैनिक ने अंगूर खाए, वो बेहोश हो गया। चतुरलाल के चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। हाँ चलो, अब इसकी जेब से चाबी लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाता हूं। सैनिक के कपड़े पहनकर चतुरलाल बड़ी चतुराई से वहां से भाग तो गया, पर उससे एक भारी भूल हो गई। वो सैनिक की तलवार लेना भूल गया। ये गलती आगे चलकर वापस उसके प्राण संकट में लाने वाली थी। चतुरलाल ने सोचा, हाँ, अब सवाल ये है कि आखिरकार महामंत्री ने झूठ क्यों कहा कि मैंने ही वो हार चुराया है, और मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैंने कहीं देखा है। तभी चतुरलाल को ध्यान आया, ओहो अच्छा, महामंत्री तो वही पगड़ी पहनता है जो कि मैंने और कोमल ने जंगल में देखी थी। कोमल ने मुझसे पूछा भी था कि ये पगड़ी यहाँ क्यों पड़ी है। मतलब वो महामंत्री की पगड़ी थी, और वहां तो एक गड्ढा भी भरा हुआ था। ओहो, ना हो वो हार जरूर महामंत्री ने चुराया है। चतुरलाल चलते चलते उस स्थान पर पहुंचा जहां पगड़ी थी, पर अब यहां पगड़ी तो नहीं है और वो गड्ढा भी खोदा हुआ है। ये सब देखकर वो सोचने लगा, अच्छा, मतलब महामंत्री पहले ही यहां पहुंच गया होगा। चतुरलाल निराशा से बोला, अरे अब क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तक तो राजा को पता चल गया होगा कि मैं फरार हूं। कुछ समय में राजा के सैनिक मुझे ढूंढते हुए यहां पहुंच ही जाएंगे। अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या करूं? क्या चतुरलाल वाकई में पकड़ा जाएगा या फिर से उसकी किस्मत देगी उसका साथ? आइए देखते हैं। चतुरलाल वापस से चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद घने जंगल में उसे अनाज की बोरियां दिखाई दी। वो सोचने लगा, ये अनाज की बोरियां यहां, हो सकता है कि जरूर ये निर्यात करने के लिए यहां रखी गई हों। अब बस एक ही उपाय है, मैं भी इन अनाज की बोरियों में छुप जाता हूं। चतुरलाल एक अनाज की बोरी में छुप जाता है। थकान के मारे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो उसे समुद्री लहरों की आवाज सुनाई देती है। चतुरलाल उस बोरी में से बाहर आ जाता है, पर उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जहाज में महामंत्री और सैनिक थे, और सामने कुछ बोरियां खुली हुई थीं। उनमें अनाज नहीं था, बल्कि वो सोने चांदी से भरी हुई थीं। तभी महामंत्री सैनिक से बोला, राज का हार तो मैंने ही चुराया था, अब सारा इल्जाम उस चतुरलाल पर डल जाएगा। सैनिक ने भी हंसते हुए कहा, अब उसने हार ही नहीं बल्कि पूरे राजकोष को चुरा लिया है। अब राजा को तो यही लगता है कि मैं चतुरलाल को ढूंढने गया हूं। माजरा तो ये है कि इस धन को हम सामने आने वाले नारायण द्वीप में गाड़ देंगे और फिर चतुरलाल को ढूंढकर उसकी हत्या कर देंगे। फिर राजा से कहेंगे कि उसने आपके डर से आत्महत्या कर ली और पता नहीं धन कहाँ गाड़ दिया, हमें कोई जानकारी ही नहीं। चतुरलाल अपनी बोरी के पीछे से ये सुन रहा था। सारी बातें सुनकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बस इस बार मेरी मदद कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि ठगी और बेईमानी के रास्ते को त्याग कर मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। तभी लगता है भगवान ने चतुरलाल की सुन ली। मुखिया का पक्षी हवा में उड़ता हुआ उस जहाज तक आ गया जहां पर चतुरलाल था। पक्षी ने कहा, अरे मित्र, तुम यहां पर ऐसे रो क्यों रहे हो? चतुरलाल ने पक्षी को सारी कहानी सुनाई, कैसे महामंत्री ने राजा का हार चुराया, कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगाया और अब कैसे महामंत्री और उसके साथी राजकोष लूटकर नारायण द्वीप में छिपाने की योजना बना रहे हैं और अब ये लोग मुझे मारकर सारा इल्जाम मुझ पर डालने की योजना बना रहे हैं। पक्षी ने दिलासा देते हुए कहा, अरे चिंता मत करो मित्र, मैं अभी राजा को लेकर आता हूं, तुम यहीं छुपे रहना। चतुरलाल ने पूछा, पर राजमहल तो बहुत दूर है।
पक्षी ने कहा, मैं 5 मिनट में राजा को लेकर यहां पहुंच जाऊंगा, तुम बस प्रमाण के लिए यहीं पर रुको। और पक्षी तेजी से उड़कर चल दिया। तभी नारायण द्वीप आ जाता है और वे लोग चतुरलाल को देख लेते हैं। महामंत्री ने चिल्लाया, चतुरलाल, अभी तक तो तुम अपने किस्मत के सहारे न जाने कितनी बार बचते आए हो, पर आज नहीं, हम तुम्हारा अंत करके राजा से ये कहेंगे कि तुमने आत्महत्या कर लिया और ये सारा राजकोष लूटने का इल्जाम तुम पर डाल देंगे। चतुरलाल ने कहा, अरे बस बस। चतुरलाल के जाल से और मेरे तेज दिमाग के जाल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। इतना भी आसान नहीं है महामंत्री कि सब कुछ तुम कर पाओ। मैंने राजा तक अपना संदेश भिजवा दिया है, वो किसी भी वक्त यहां पर आते होंगे। महामंत्री हंसा, ये जगह महल से करीबन 1 घंटे की दूरी पर है, राजा का यहां आना संभव ही नहीं है। महामंत्री चतुरलाल की गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी महामंत्री के गले पर भी एक तलवार होती है। वो तलवार राजा की होती है। राजा ने गुस्से से कहा, कपटी महामंत्री, ये तूने सही नहीं किया। राजा को यहां पाकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मंत्री घबराते हुए बोला, महाराज, आप यहां पर इतनी जल्दी कैसे? राजा ने बताया, महाराजा वीरेंद्र सिंह जब यहां आए तो उन्होंने बोला कि उन्हें द्वीप देखना है और हम उन्हें द्वीप दिखाने यहां नारायण द्वीप ले आए थे। पक्षी ने कहा, और मैंने उड़ते उड़ते राजा को देख लिया था और उन्हें यहां बुलाकर ले आया। राजा ने गुस्से से कहा, तुम राजद्रोही हो, तुम्हारी जगह कारागृह में है। महामंत्री और उसके साथ ही कारागृह में कैद कर दिए गए। चतुरलाल और उसकी पत्नी को छोड़ दिया गया। चतुरलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके सामने कबूल करता हूं कि मैं एक कपटी और ठग किस्म का आदमी हूं, जो अपनी चतुराई आज तक गलत फायदा उठाते आया है। पर महाराज, अब मैं वादा करता हूं कि अपनी बुद्धि का हमेशा सही इस्तेमाल करूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह चतुरलाल, वाह, तुम बड़े चतुर व्यक्ति हो। हम समझ गए कि अब तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी पुत्री से विवाह कर लो, हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। चतुरलाल ने कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूं। तब राजा बोले, अरे तो क्या हुआ, एक राजा की एक नहीं 2-2 रानियां हो सकती हैं, या फिर हम अभी तुम्हारी पहली पत्नी को रास्ते से साफ कर देते हैं। बोलो, क्या कहते हो? कोमल ने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा था कि स्वामी के पास सच में आध्यात्मिक ताकत है, पर उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है। वो इतने लालची होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि अब ये इस ऑफर को ठुकराएगा। लेकिन चतुरलाल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरी पत्नी कोमल जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी पलट गई है। मुझे समझ आ गया कि अच्छाई और मेहनत का मार्ग ही प्रगति का मार्ग है। कोमल के बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम शुरू करूंगा और कोमल के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगा। ये सुनकर कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने खुश होकर चतुरलाल को पुरस्कार दिया। चतुरलाल वापस अपने गांव लौट आया और सबका धन चुका दिया और खूब मेहनत कर एक धनी व्यापारी बन गया। और इस तरह एक मासूम और अच्छी लड़की ने एक ठग और कपटी इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।